जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने रविवार को प्रेस वार्ता पर इसकी जानकारी दी। इस क्रम में पुलिस ने जिस स्थान पर देसी पिस्तौल बनाया जा रहा था, उस घर के मालिक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित कर देसी पिस्तौल बनाने वाले कई सामानों को जब्त किया गया है। गिरफ्तार आरोपी में मकान मालिक मोहम्मद दयामुद्दीन, संलिप्त मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अफरोज, रुपेश शर्मा शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपी में कुछ आरोपी बिहार के मुंगेर जिला के भी रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जमुआ थाना क्षेत्र के ग्राम चपरियामो में मोहम्मद दयामुद्दीन के घर में अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित कर देसी पिस्तौल बनाया जा रहा है। घटना के उद्भेदन को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खोरी महुआ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एटीएस झारखंड और बंगाल एसटीएफ के पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य पुलिस कर्मियों की टीम तैयार की गई। छापेमारी टीम द्वारा मिली सूचना के आधार पर अर्धनिर्मित मकान में छापेमारी किया। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रात्रि में हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि जमुआ थाना के चपरियामो गांव में एक व्यक्ति है दयामुद्दीन करके, उसके यहाँ पे कुछ अवैध मिनी गन फैक्ट्री जिसमें कि देसी पिस्तौल बना करके वहाँ से सप्लाई किया जाता है। और इसको लेकर के ये सूचना के लिए एक टीम बनाया गया, जिसमें कि चूँकि सूचना हम लोगों को एटीएस की तरफ से भी प्राप्त हुआ था और बंगाल एसटीएफ की तरफ से भी प्राप्त हुआ था, और उनके पदाधिकारी और कर्मी को भी इस टीम में शामिल किया गया। और साथ में एसटीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में पूरे अनुमंडल के कई एक पदाधिकारी को उसमें लगाया गया। और ये पूरी कार्रवाई एटीएस रांची एटीएस और बंगाल एसटीएफ के साथ साथ गिरिडीह पुलिस के पदाधिकारी के साथ मिलकर के ये पूरी कार्रवाई की गई, जिसमें कि दयामुद्दीन के घर में छापामारी की गई और जहाँ से जो लोहे से बना 10 अर्धनिर्मित पिस्टल और जिसका कि बट का पार्ट अलग से 10 पीस बना हुआ, और वो जिस तरह से वो लोग बनाते हैं उसके मशीन और वो सारी चीज़ें हम लोगों को बरामद हुई। और जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी की गई है, जिसमें कि दयामुद्दीन, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद सोनू, मोहम्मद शकील, मोहम्मद अफरोज जो मुंगेर का रहने वाला है, और ये रुपेश शर्मा जो कि मुंगेर का रहने वाला है। इसमें जो हम लोगों को सामान मिले हैं अभी, उसमें मिलिंग मशीन 2 मिला है, जिस पर वो ट्रेडिंग किया, एसआर ट्रेडिंग का वो अंकित किया जाता था। लेथ मशीन मिला है 1, ड्रिलिंग मशीन मिला है 1, और ये डीजी जनरेटर जिसका उसका उपयोग किया जाता था। जो अर्धनिर्मित आकार का लोहे का पिस्टल मिला है वो 10 पीस है। उसका पिछला भाग जो बट है वो भी 10 पीस है। लोहे के पिस्टल के बैरल का हिस्सा जो बनाता है ये लोग 31 पीस वो भी है। और लोहे के पिस्टल तैयार करने के लिए जो चतुर्भुज आकार का लोहे का टुकड़ा बनाता है वो भी 6 पीस है। लोहे की पत्ती 31 पीस है। लोहे का पत्ती जिसका यूज होता है 8 पीस है। साथ ही साथ जो मोबाइल है और 17,500 रुपया नगद भी वहाँ से सीज किया गया। इसमें जब इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो अभी हम लोगों को सोनू का खुसरूपुर बिहार में एक उसके विरुद्ध में कांड दर्ज मिला है आर्म्स एक्ट के खिलाफ में। मोहम्मद इमरान के भी खिलाफ में एक कांड दर्ज है आर्म्स एक्ट में, और मोहम्मद अफरोज के खिलाफ भी बांका बिहार में एक आर्म्स एक्ट का केस जो है दर्ज है। और ये टीम बहुत ही अच्छे से काम की है, और चूँकि ये इनपुट कई लेवल से आ रही थी, और उसके बाद ये पूरी बड़ी कार्रवाई जो है जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया, और इसमें काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। और ये पूर्व में भी जो बहुत ज़्यादा दिनों से ये संचालित नहीं था, जैसी सूचना प्राप्त हो रही है, इन लोगों ने शायद कुछ एक आध खेप पूर्व में इन लोगों के द्वारा कहीं भेजा गया, चूँकि इसको आधा फिनिश ये लोग यहाँ करते थे और कहीं ना कहीं और इसको फाइनली स्ट्रक्चर दिया जाता था और उसके बाद इसकी सप्लाई की जाती थी।
गिरिडीह शहर के बरमसिया स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। इससे आक्रोशित मृतक के परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरना पर बैठ गए और जमकर हंगामा किया। परिजनों के आक्रोश को देखकर चिकित्सक फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर स्थानीय विधायक सह मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित मृतक के परिजनों को शांत कराया। परिजनों ने इसे चिकित्सक की लापरवाही बताते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बताते हैं कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेडी निवासी झामुमो नेता प्रदोष शर्मा ने कहा कि उसके बड़े भाई संतोष शर्मा की तबीयत 2 दिनों से खराब थी। उन्हें इलाज के लिए बरमसिया स्थित विश्वनाथ नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। शनिवार रात उनका पथरी का ऑपरेशन होना था। रात करीब 2 बजे अचानक अस्पताल से फोन आया और बोला गया कि ब्लड की जरूरत है। रात में ही ब्लड उपलब्ध कराया गया, लेकिन पता चला कि उसके भाई को आईसीयू में रख दिया गया है। पूछताछ करने पर पता चला कि उसके भाई की मौत हो गई है। चिकित्सक से पूछने का प्रयास किया गया, लेकिन वे फरार मिले। सूचना मिलते ही नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, महिला थाना प्रभारी दीपमाला कुमारी समेत भारी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेते हुए उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। आश्वासन के बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। इधर नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू अस्पताल के डॉक्टर से बातचीत की। कहा कि राज्य के किसी भी अस्पताल को यह इजाजत नहीं दी जाएगी कि वे मरीजों के साथ व्यापार करें। विश्वनाथ नर्सिंग होम में जो घटना हुई है उसकी जांच होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मरीज को यहाँ एडमिट किया गया था। मरीज के परिजनों में और डॉक्टर दुकानिया के बीच में हो रही बात के सूत्र सिर्फ एक ही बात के थे हमने डॉक्टर साहब को यही कहा कि अगर मरीज क्रिटिकल था और इसकी केस हिस्ट्री आपको पीएमसीएच से मालूम थी या पटना जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, तो जब आपके सीमित संसाधन थे तो आपने इस केस को हैंडल यहाँ किया। आप हाथ जोड़कर ये कह देते कि ये केस हमारे यहाँ हैंडल होने लायक नहीं है, आप इसको हायर सेंटर में ले जाइए। ये जानते हुए आप बोल रहे हैं कि उसका लीवर डैमेज था, तो जब ये आप जान रहे थे कि उसका लीवर डैमेज था तो फिर आपने उसको हैंडल यहाँ क्यों किया? तो ये मेरा स्पष्ट ये मानना है कि व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मरीज के साथ इस तरीके का खिलवाड़ न तो नैतिक दृष्टिकोण से उचित है न न्यायिक दृष्टिकोण से उचित है। कि परिजन जो लिख कर देते हैं सुसंगत धाराओं में मुकदमा होना चाहिए और विधिसम्मत अनुसंधान होना चाहिए और अनुसंधान के उपरांत जो भी चीजें निकल कर आती हैं उसके आलोक में कार्रवाई होनी चाहिए। मिडवे भर्सल में मेरे भाई का ट्रीटमेंट चल रहा था पटना में और बढ़िया बेटर ट्रीटमेंट चल रहा था। हसबोल जैसे हम लोग चलते थे वैसे चलते फिरते थे। 4 दिन पहले इनका थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ था। उस समय भी 4 दिन पहले यहाँ आए थे, 2 दिन एडमिट रहे, इलाज हुआ। डॉक्टर नीरज दुकानी ने देखा, बोला ब्लड ब्लेडर में पथरी है, ठीक हो जाएगा। तो एक बार अपने जो कंसर्निंग डॉक्टर उनसे मिल लीजिए। तो वो जाके फिर पटना ट्रीटमेंट करा के आए। परसों जाकर के फिर शाम को बोले, फोन किए कि आ जाइए एडमिट कर देते। एडमिट परसों किए, कर रहे हैं कि लीवर उवर में कुछ प्रॉब्लम को देख लेंगे, आप लोग रहिए। ऐसा करके एडमिट कर लिए। कल 10:30 बजे शाम को रात को ऑपरेशन किए। 2:30 बजे रात को मेरे को स्टाफ हमको जाकर फ़ोन करता है कि भैया ब्लड चाहिए। हमारा कहना है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से जानना चाहेंगे, तो पत्रकार महोदय के माध्यम से जानते कि ऑपरेशन के पहले ब्लड की जरूरत पड़ती कि ऑपरेशन के बाद 2 घंटा बाद ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। डॉक्टर बोलता है ब्लड चाहिए। तो हमने बोला ठीक है ब्लड का तो माँ और भाभी को फ़ोन किए और वाइफ को, तब तीनों आ गए हॉस्पिटल। हम 3 बजे रात ब्लड जाके ब्लड बैंक में ब्लड लिए। ओ पॉजिटिव दीपक साहब ब्लड दिया, ओ पॉजिटिव दिए, बोले ब्लड चाहिए। तब तक देखते वेंटिलेटर में डाल दिया। नीरज दुकानिया को जब उन्हें बुलाना था, नीरज दुकानिया नहीं आया, उन्होंने प्रशासन को भेज दिया। प्रशासन 1 गाड़ी आया, 2 गाड़ी या 3 गाड़ी प्रशासन आ गया। नीरज दुकानिया ने नहीं अभी तक आया। अगर वो गलत नहीं है तो फिर केस क्यों नहीं करता है? ये जानबूझ करके पेशेंट को मेरा मार दिया है। मैं इतना ही पत्रकार महोदय, मीडिया से, सरकार, झारखंड सरकार से, भारत सरकार से मांग करता हूँ कि नीरज दुकानिया का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। नीरज दुकानिया की मृत्यु की सजा पे दफा लगना चाहिए। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के कारी चट्टान में जमीन को लेकर आदिवासी समाज के 2 पक्षों के बीच विवाद दिन ब दिन गहरा रहा है। एक पक्ष के लोग दावा कर रहे हैं कि यह ज़मीन उनके पूर्वजों की है, जबकि दूसरे पक्ष के लोग भी उसी ज़मीन पर अपना हक जता रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच हाल ही में हुई बैठक में विवाद बढ़ गया और हाथापाई की नौबत आ गई। विनोद हांसदा, जो एक पक्ष का हिस्सा है, ने आरोप लगाया कि नूनूराम हेम्ब्रम और उनके परिवार के लोग फर्जी कागजात बनाकर ज़मीन घेरने की कोशिश कर रहे हैं और विरोध करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। विनोद का कहना है कि वह अपनी ज़मीन से कभी समझौता नहीं करेंगे, चाहे जान की कीमत पर हो।
दूसरी ओर नूनूराम हेमरम का कहना है कि यह ज़मीन उनके पूर्वजों की है और सभी दस्तावेज उनके पास हैं। उनका आरोप है कि गांव वाले उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस विवाद ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है और दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष की आशंका जताई जा रही है। डैम के नीचे हम लोग का ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। वो माफिया, उसके साथ साथ और लोगों का भी नाम उसमें आता है, लेकिन उन लोगों का नाम हम नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उतना जानकारी हमको नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये ज़मीन पूर्वजों से हम लोग चारागाह के रूप में इसको यूज कर रहे हैं और आज तक यहाँ पे किसी ने दावा नहीं किया था। ठीक है। इसके अलावा नूनूराम हेमरम, उसका बेटा महेंद्र हेमरम और उसका दूसरा पुत्र प्रदीप हेमरम, ये तीनों के द्वारा हमेशा हम लोगों को धमकी मिलते रहता है कि तुम लोग अगर इस ज़मीन पर आया ना तो तुम लोग को जान से हम लोग मार देंगे। हमेशा देते रहता है, आज से नहीं, पूर्वज से। लेकिन ये बात है कि हम लोगों ने उस बात को उतना ज़्यादा उछालने के हम लोग काम नहीं किए थे। लेकिन जब ज़मीन पे वो अभी ये कर रहा है कि इस ज़मीन को वो बेचने का प्रयास कर रहा है, को देने का प्रयास कर रहा है और हम लोग पूरे गांव वाले लोग यहाँ पर हैं। तो इस चीज़ के मतलब आप मीडिया वालों के समक्ष ये बात बोलना चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों को न्याय दिलाइए और हम लोग पूरा गाँव वाला हैं। ऐसा नहीं कि केवल विनोद ही है यहाँ पर, इस टाइप का बात नहीं। तो ये इसी चीज़ के लिए हम लोग आज पूरे गांव वाला यहाँ पर एकजुट हुए थे और वो नापी करने वाला था। लेकिन जब उसका ज़मीन है तो हम लोग तो बोलते हैं कि पूरा प्रशासन के द्वारा यहाँ पे वो अपना प्रशासन को बुला के, उसका जब ज़मीन है तो डरना किस बात का। उसको यहाँ पर होना चाहिए कि प्रशासन को बुला ले और पूरा ज़मीन वो अपना कब्जा कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक आदमी को ये ऐसा टारगेट करता है ना कि जान से मार देंगे, तो जहाँ मिलेगा वहाँ मारेंगे, इस टाइप का बात होता है। ये आपका करणपुरा पंचायत मौजा कारी चट्टान, खाता नंबर 1/10, प्लॉट नंबर 1215 है और ये पूरे की पूरे सरकारी भूमि है, जीएम प्लॉट है, ये सरकारी संपत्ति है। और ये कहाँ से सरकार, हमको लग रहा है कि कहाँ फर्जी इनका हुक्मनामा बना करके एक पट्टा भी दिखा रहे हैं। और हम गाइडलाइन, सरकार के गाइडलाइन के आधार पर हमको पता है कभी भी किसी भी प्रकार से सरकारी भूमि का डीड नहीं बनता है, लेकिन बना लिए हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग चाहते हैं ये सरकारी भूमि, हम प्रशासन से चाहते हैं कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण किया जाता है, ये सरकारी भूमि गाय चरा के नाम पर छोड़ दिया जाए। हम लोग का जो पोस्तीनी ज़मीन था, जो बीच डैम में था, जो हम लोग विस्थापित होकर के यहाँ पर हम लोग जंगल प्लॉट में ही बसे हुए, हम लोग का 90% हम लोग जंगल प्लॉट में बसे हुए। और सरकार से निवेदन करता हूँ और प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। अन्यथा फिर अगर नहीं होता है तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ के आदिवासी मूलवासी आक्रोश होकर के कभी भी किसी समय कुछ भी रूप ले सकता है। ये अब आज का आप भीड़ देख करके प्रशासन से यही कहेंगे कि अगला आदमी पर उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशील हांसदा हुआ। मेरा जमीन का झंझट है, आज से नहीं, कम से कम 20 वर्ष हो गया है। और एक जमीन तो मेरा छीन लिया गया है और आज भी हम घर बनाने के लिए ईंटा छर्री गिराए हुए हैं और घर बनाने नहीं दे रहा मेरे गांव वाला लोग। क्या बोल रहे हैं? तब हम वही सोच लिए हमें एमसीसी बांट करके अपना पिताजी का जमीन पर हम लड़ेंगे मरते दम तक। जमीन किसका है? मेरा है, हम खरीदे हुए हैं, मेरा है। कब खरीदे हैं जमीन आप? वो 2006 में हम रजिस्ट्री किए हुए हैं। किससे लिए थे आप लोग? किससे लिए थे? और बार बार हमको ये लोग जब भी जमीन नापते तब। आप जमीन किससे लिए हैं? रामचंद्र प्रसाद। मतलब रेती जमीन है, जंगल प्लॉट नहीं है ये तो हमको उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हम रजिस्ट्री किए हुए हैं। लेकिन हम लिए हुए घर बना रहे हैं। 1-2 खेत से भी हमको भगा दिया गया है और अभी तो घर बनाने चाह रहे हैं, उससे भी हमको भगा रहा है। तो हम क्या करूँ? कितना जमीन है कुल वहाँ? कितना जमीन है वहाँ? 4 एकड़, 1 एकड़ 30 डिसमिल पर हमको भगा दिया गया है। और वहाँ पर 4.5 एकड़ में अभी जो घर बनाने चाह रहे हैं उससे भी हमको भगा रहा है। आपका टोटल कुल कितना जमीन है वहाँ पे? वहाँ पर मेरा अगर रहती जमीन ये करके बोले तो मेरा वहाँ कम से कम 10.5-15 एकड़ होगा।
टोटल भईगुते मिला करके। लेकिन अपना पर्सनल जमीन मेरा है 4.5 एकड़, इसके बाद 1 एकड़ 30 डिसमिल, मतलब कि 5.25 एकड़ लगभग होगा वहाँ। क्या नाम होगा आपका? नूनू राम हेमरम। तो यही मांग करते मेरा इंसाफ का, जो मेरा जमीन है वो मेरा हासिल करवाए। गांव वाले जो वहाँ पे मौजूद है वो तो आप पे आरोप लगा रहे हैं ऐसा कि वो लोग वो ज़मीन है जो वो फॉरेस्ट का है और आप इस पे अवैध रूप से कब्जा करना चाह रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। अवैध रूप से हमको रजिस्ट्री दिया गया है, वो सरकार भी देख ले। रजिस्ट्री कागज भी हम सामने रखे हुए हैं, इसी से नाप करके मेरा ज़मीन को निकाल दिया जाए। काहे कि मेरा खतियानी ज़मीन तो सारा डैम में चला गया है। जो भी मेरा असली था इससे ये भी हमको छीना जा रहा है, तब क्या करें हम। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेलस्पन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह।
गिरिडीह में रविवार को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वावधान में पुराना पुलिस लाइन स्थित मानसरोवर तालाब में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में संत निरंकारी मिशन की मुखी माधुरी माता सहित सेवा दल के सेवादारों ने श्रमदान कर तालाब को स्वच्छ बनाया। इस दौरान तालाब में जमी गाद और पानी के ऊपर फैली गंदगी को हटाया गया। साथ ही तालाब के किनारे फैले कचरे की सफाई भी की गई। मुखी माधुरी माता ने बताया कि संत निरंकारी मिशन देश भर में जलाशयों की सफाई का अभियान चला रहा है और इससे पहले अस्पताल व रेलवे स्टेशन की सफाई भी की जा चुकी है। सेवा दल संचालक वीरेंद्र कुमार दास ने कहा कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन का आधार है और इससे बीमारियों से बचा जा सकता है। इस अभियान में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सेवादारों ने भाग लिया और तालाब को स्वच्छ बनाने में योगदान दिया। समय भी हम लोग का सतगुरु का आदेश जो आता है वो करना पड़ता है। 4-5 साल पहले हॉस्पिटल का साफ करने को मिला था, तो 3 साल हॉस्पिटल साफ किया। इसके बाद स्टेशन का सफाई मिला था, उसको किया। और 2 साल से हम लोग का तालाब का या पोखर का सफाई का अवसर मिला है। तो जो भी सतगुरु का आदेश आता है उसको पालन करना। हम जन जन तक विचार को फैलाना चाहते हैं। हम लोग ब्रह्म का प्राप्ति किए हैं, धर्म का समाप्ति हुआ है, जाति पाति सब कोई एक समान है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, सब कोई एक समान इस धर्म में प्यारी सास संगत जी इज्जत पानी होता है। तो इसी तरह जैसे जैसे सतगुरु का आदेश आता है वैसे वैसे पालन। संत निरंकारी मिशन माता जी का ऊपर से आदेश है। स्वच्छता अभियान पूरे विश्व लेवल पर आज चलाया जा रहा है। हमारा सुदेशा माता सविंदर जी महाराज के अध्यक्षता में आज पूरे विश्व में सफाई अभियान चला जा रहा है और उनका मुख्य उद्देश्य है कि पूरे विश्व अगर स्वच्छ होगा तो हमारा इंसान सब दिन के लिए स्वच्छ रहेगा। इस उद्देश्य से हम लोग मानव जाति कल्याण के लिए स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और पूरे स्टेट में, पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे विश्व में चलाया जा रहा है, ताकि इस देश भर में जितने भी समाज के हैं इंसान जाति का ये प्रेरणा मिले कि अगल बगल में अगर सफाई हो तो उससे प्रदूषण ना हो, और यदि प्रदूषण नहीं हो तो हमारा जीवन स्वच्छ होगा, शांति होगा, समृद्धि होगा। इस उद्देश्य से हम लोग संत निरंकारी मिशन मंडल की ओर से संत निरंकारी मिशन गिरिडीह जिला में ब्रांच झगरी मुखी के रूप में अभी माधुरी माता के अध्यक्षता में सफाई हो रही है और हम लोग का ये प्रयास रहता है कि जन तक जितना भी सुख सुविधा हो सेवा भाव से हम लोग लगे रहते हैं। ये हमारा माता जी का भी आदेश है और हमारे निरंकारी मिशन का भी यही आदेश उद्देश्य। इस उद्देश्य से हम लोग सफाई अभियान में लगे रहते हैं। गिरिडीह के बद्री नारायण साहा डीएवी पब्लिक स्कूल में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष झालासा जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने ऑनलाइन कानूनी साक्षरता क्लब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार बग्गा, जेएम फर्स्ट क्लास श्रीमती रूबी, पैनल अधिवक्ता सूरज नयन और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। यह क्लब स्कूली छात्रों को कानूनी रूप से जागरूक करने और उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। विद्यालय के प्राचार्य योगेश्वर शर्मा ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह क्लब छात्रों को कानून और न्याय प्रणाली से जोड़ने में सहायक होगा। गिरिडीह बरमसिया रोड स्थित साईं सेवा आश्रम में रविवार को 3 बजे से आगामी होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर सेवादारों और कार्यकर्ताओं के बीच एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता आश्रम के संस्थापक डी चंद्र किरण रेड्डी ने किया। इस मौके पर बताया गया कि इस साल साईं सेवा आश्रम का 15वां वार्षिक महोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर 4 दिवसीय अनुष्ठान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अनुष्ठान कार्यक्रम के दौरान एक अलौकिक एवं अद्भुत रूप से प्राकृतिक वातावरण से सुसज्जित मंदिर में मां वैष्णो देवी एवं उनके 3 पिंडी स्वरूपों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में निर्मित भगवान गणेश एवं महामृत्युंजय जी के श्री विग्रह की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस बाबत डी चंद्रकिरण रेड्डी ने बताया कि अनुष्ठान के पहले दिन
5 मार्च को कलश यात्रा निकाली जाएगी। वेदी पूजन और अन्य पूजन का विधि विधान होगा। 7 मार्च को प्राण प्रतिष्ठा होगा। वहीं कार्यक्रम के अंतिम दिन 8 मार्च को अपराह्न 4 बजे से आध्यात्मिक प्रवचन आचार्य द्वारा और संध्या में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इन्होंने समस्त जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि इस दिव्य कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के अपार असीम कृपा से माँ वैष्णो देवी अपने एक विशेष रूप में यहाँ पर में प्रवेश हो रहे हैं इस प्रांगण में। और इस प्रांगण में जो आ रहे हैं एक बैठे हुए व्याघ्र के ऊपर में माँ अपने जो वैष्णो देवी के वह जो विशेष जो रूप है वह बहुत ही सुंदर रूप है। और चूँकि बैठे हुए व्याघ्र हैं उसके मतलब है कि यहाँ माँ अब स्थिर हो जाएंगी। माँ इधर उधर कहीं आएंगी जाएंगी नहीं। हम लोग के यहाँ गिरिडीह में आप लोगों के लिए यहाँ पर माँ बैठेंगी और उसके लिए आप लोगों को कहीं ना कहीं माँ के पास आना है, माँ के दरबार में आना है। तो उसके लिए यहाँ गिरिडीह में अब ये इस प्रांगण में जो साई सेवा आश्रम के नाम से या साई धाम के नाम से आप लोग शायद सभी लोग प्रचलित होंगे, यहाँ पर में वे आ रहे हैं। और साथ में वे पिंड के रूप में भी रहेंगे, 3 पिंड के रूप में रहेंगे और उसमें धातु के मूर्तियाँ उनके पीछे में रहेंगी, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली के। और श्री गणेश जी भी आएंगे और महामृत्युंजय रूप में भगवान शिव भी आएंगे। और ये इस प्रांगण में जब वे प्रवेश करेंगे तो आप लोग सभी के लिए प्रवेश करेंगे। आप लोग सभी को सुख शांति समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य में रखने के उद्देश्य से यहाँ प्रवेश करेंगे। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी उनके लिए जो अपना जो आप प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करके आप लोगों को कम से कम यहाँ आना चाहिए और उनका दर्शन कर लेना चाहिए। और यह बहुत ही अद्भुत शैली से बना हुआ है, एक पहाड़ के रूप में है, वृक्ष के रूप में है। यह एक अपना एक बहुत ही अनूठा स्टाइल रहेगा, इसलिए कि माँ वैष्णो देवी पहाड़ों के ऊपर में रहती हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग उनको पहाड़ के ही ऊपर में दिखला रहे हैं। सो एक विशाल फैला हुआ पहाड़ के रूप में रहेगा, जहाँ पर झरना वगैरह चलते रहेंगे। और इसमें आप लोग यहाँ आकर के समय बिताएं, उस बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप का आप लोग उसका आनंद उठाएं और यहाँ पर में बैठें और उनकी कृपा को प्राप्त। गिरिडीह के ग्राम बंसीडी लेडा में 6 से 9 मार्च 2025 तक होने वाले 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सब बजरंगबली मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमित्त 23 फरवरी को भूमि पूजन एवं धर्म ध्वजारोहण का आयोजन किया गया। मुख्य प्रबंधक कामेश्वर सिंह सहित अन्य गणमान्यों ने धर्म ध्वजा फहराई। यह महायज्ञ समाज में सद्गुणों के संवर्धन हेतु शक्ति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न संस्कार निःशुल्क संपन्न होंगे। कार्यक्रम में महिला मंडल की पूनम बर्णवाल ने गायत्री महामंत्र की महत्ता पर प्रकाश डाला। आयोजन में पंचायत वासियों सहित कई श्रद्धालु शामिल हुए। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।